सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत पिछले कुछ समय से हम दो मुद्दों पर ही ज्यादातर बातचीत कर रहे थे। एक कोरोना के संदर्भ में और दूसरा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में। लेकिन इन सबके बीच में बहुत कुछ दुनिया में और भी घट रहा है और उनमें से एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, वह है कभी सोवियत संघ रहे, दुनिया की महाशक्ति रहे रूस और यूक्रेन जो उसका अभिन्न हिस्सा हुआ करते थे, उनके बीच में बना हुआ टकराव। वह टकराव चरम पर है और अब यह टकराव रूस और यूक्रेन के बीच में ही नहीं रह गया है, बल्कि तय माने तो रूस और नाटो देशों के बीच में हो गया है, रूस और अमेरिका के बीच में हो गया है। सीधे तौर पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी कार्रवाइयों से अमेरिका और नाटो देशों को चुनौती दे रहे हैं। हालात इस कदर भयावह हो रहे हैं कि लोग अगले महायुद्ध की आशंका को भी देखने लगे हैं। हालात इस कदर गंभीर है कि तकरीबन 1.25 लाख से ज्यादा रूसी सेना इस समय यूक्रेन की सीमा पर तैनात है। बड़े बड़े हथियार तैयार किए जा रहे हैं और इन सब के बीच में अमेरिका के विदेश मंत्री स्वयं यूक्रेन की राजधानी में पहुंचे हुए हैं। सब तरह से कोशिश की जा रही है कि राजनीतिक स्तर पर सुलह हो जाए, अन्यथा सैन्य कार्रवाई की अगर नौबत आती है तो नाटो देशों से मदद यथासंभव जल्द से जल्द यूक्रेन तक पहुंचाई जाए। महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, तो जायज तौर पर बनता है कि हम इस पर कुछ गंभीर किस्म का विमर्श करें। 4 खास मेहमान इस मदद करने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और दुनिया के इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर कुछ गंभीर बातचीत करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ऐसे घटनाक्रमों को ही व्यक्त करता है। हमारा विचार सूत्र एक कहता है कि राजनीति और नाटकीयता के मध्य एक महीन रेखा है। जूलियन बॉन्ड के द्वारा यह कहा गया था, जो अमेरिकन राजनीतिज्ञ थे। तो राजनीति और नाटकीयता, तो क्या यूक्रेन और रूस की सीमा पर जो कुछ हो रहा है वो राजनीति हो रही है या नाटक हो रहा है? इसे समझने की कोशिश हम इस कार्यक्रम के दौरान करेंगे और हमें समझाने के लिए 4 खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनमें मंजी पुरी साहब हैं, जो जाने माने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, पूर्व राजदूत हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान साहब हैं, सेवानिवृत्त रक्षा विशेषज्ञ हैं, देश के पूर्व उपसेना प्रमुख रहे हैं। डॉक्टर राम तिवारी जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं कानपुर से, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, और साथ ही निशांत वर्मा, स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषक, वह भी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मंजी पुरी साहब से करना चाहता हूं। पुरी साहब, जिस समय पर सोवियत संघ का विभाजन हुआ तो तमाम मुल्क जो परस्पर अलग हुए थे, उन सबकी हालत हद से ज्यादा खराब थी। बोरिस येल्सिन के रूप में रूसी राष्ट्रपति अस्तित्व में आए, लेकिन रूस में बदलाव हमें महसूस हुआ व्लादिमीर पुतिन के आने के बाद, और देखते ही देखते रूस फिर एक ताकत के तौर पर उभरा व्लादिमीर पुतिन के रूप में। अभी जो कुछ भी हो रहा है, ये पुतिन अपना वर्चस्व बनाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं या वाकई मामला इतना गंभीर है यूक्रेन के संदर्भ में जिसे वाकई गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है, या कुल मिलाकर शोशेबाजी है पुतिन की अपने देश पर कब्जा बनाए रखने की कोशिशों के तहत? ये एक सहज सा सवाल हम सबके जहन में रहता है। आप अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, थोड़ा रोशनी देंगे, सच क्या है? हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने जब कार्यक्रम शुरू किया तो एक बहुत अच्छी सॉर्ट ऑफ वर्ड यूज किए, राजनीति है या नाटक है। राजनीतिक नाटक समझिएगा, बट एक चीज याद रखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। हम लोग सारे, हमारा सारा तवज्जो जो है वो चीन की तरफ है, और हम लोग कई इंडो पैसिफिक की बात करते हैं कि यह रूस ने हमें याद दिलाया कि भैया गेम प्लेयर मैं हूं जी। और यही वही ओल्ड फैशन कोल्ड वॉर वाली स्थिति एक किस्म से दोबारा बन गई जी। देखिए, विभाजन हुआ सोवियत संघ का, इसमें कोई शक की बात नहीं जी। लेकिन कुछ साल तो रूस की हालत काफी खराब थी। उसके बाद जैसे व्लादिमीर पुतिन आए तो रूस की हालत काफी सुधर गई, उसकी इकोनॉमिक ताकत आ गई, ऑयल प्राइसेस से पैसा आ गया और अदर दूसरी शक्तियां वगैरह आ गई। तो देखिए, ये सोवियत संघ जो बना था वो इसीलिए बना था क्योंकि रूसी हेजेमनी जो होती है उसको फैलाने के लिए जी। तो वो हेजेमनी तो नहीं गई उनकी तरफ से, देश चाहे इंडिपेंडेंट कंट्रीज हो गए जी। इनफैक्ट आपके दर्शकों को शायद ये याद ना हो कि जब 1945 में यूएन बना तो एक्चुअली उसके पुराने सोवियत यूनियन के पास 3 वोटें थी जी। एक रशिया या जो भी सोवियत यूनियन आप कहिए, एक बेलारूसिया और एक यूक्रेन की वोट होती थी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो वो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ने उस समय भी किया। तो हेजेमनी तो कोई छोड़ने वाला नहीं है जी। अमेरिका यूरोप की हेजेमनी छोड़ने वाला कोई नहीं करने वाला, छोटे छोटे देश नहीं करते, पुराने कॉलोनियल पावर जो है वो अभी भी लगे रहते हैं।
हम भी देखते हैं, हमारे इतने बड़े संदर्भ में भी लोग कोशिशें करते रहते हैं। तो ये तो उस किस्म का क्लासिक गेम है। लेकिन मैं ये जो रशिया यूक्रेन वाला जो स्थिति है, जी इसके 3 पहलू स्ट्रेस करना चाहूंगा। जी एक, चलिए मान जाते कि इंटरनल डायनामिक सोवियत यूनियन का, पुतिन साहब अपने आप को बड़ा आदमी दिखाना चाहते हैं और रशियन हेजेमनी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। जी उसके लिए यूक्रेन एक बहुत इंपॉर्टेंट, अहम, एक मानसिकली सोवियत और रशियन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जी उसके साथ साथ जुड़ी है उनकी अपनी सो कॉल्ड सिक्योरिटी डायमेंशन। वो समझते हैं कि नाटो और यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न यूरोप गेम खेल रहे हैं उनकी सरहद की तरफ आगे बढ़ने के लिए, इसलिए वो एक चीज चाहते हैं। लेकिन साथ साथ ये भी रखिए, जी सोचिएगा कि रशिया जो है और पुतिन के अंडर ये समझता है कि ये समय ये है कि अमेरिका को जरा कहा जाए कि देखिए बहुत हो गया, 70-75 साल जी यूरोप में आपकी बिल्कुल बढ़ाई, अब जी आप इसको जरा छोड़िएगा, ये हम लोगों का मामला है, आप जरा इससे हटिएगा, जी चाहे आप चाइना की तरफ जाइए, जहां मर्जी जाइए। ये एक दूसरा हिस्सा। जी तीसरा हिस्सा ये भी है, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, उनकी अपनी हैसियत क्या है और vis-a-vis सोवियत यूनियन कैसे ये सारा बैठता। तो जी ये बहुत सारी चीजें हैं। और जितनी भी इंटरनेशनल गवर्नेंस की चीजें होती हैं, उनमें कोई इतना सिंपल मामला तो होता नहीं। जी और जब सुपर पावर्स इन्वॉल्व हैं तो ये सिंपल थोड़ी होगा। जी ये तो दोनों तरफ से पेचीदागिरी चल रही है, किसकी कहां चलेगी। और साथ साथ याद रखिएगा, मेरी तरफ से कहने के लिए, बिफोर आई स्टॉप, एक चीज याद रखिए, जी चाहे ये ओल्ड फैशन डिप्लोमेसी या ओल्ड फैशन गन बोर्ड डिप्लोमेसी मान लीजिएगा, आर्म फोर्सेस कॉन्फ्लिक्ट वगैरह है, लेकिन हमारी तरफ से एक चीज नोट करिएगा, अगर वेस्टर्न पावर्स और बाकी लोगों की चीन की तरफ से तवज्जो हट जाए जी तो हमारे लिए ये एक इशू बन सकता है, जिस इशू में हमारा ना लेना देना ना और कुछ, चाहे चाहे हम चाहे कि उनके साथ। तो ये स्पेस बननी जो है, ये भी देखिएगा। इंडिया जैसे हम ग्रो करते हैं, हम विली निली जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, समटाइम्स यू बिकम इन्वॉल्व और लेट मी से यू गेट अफेक्टेड जी बाय एक्ट जिसमें अदरवाइज आपका कुछ लेना नहीं। पर मैं मंजीतपुरी साहब थोड़ा सा रूस और यूक्रेन के नागरिकों की मानसिकता को थोड़ा आपसे समझना चाहता हूं। क्या यूक्रेन और रूस के बीच में जो निवासी हैं, वहां के जो नागरिक हैं, उनके बीच में परस्पर रिश्ते भारत पाकिस्तान जैसे ही हैं, जहां पर एक दूसरे को लाख दोस्त बताया जाए पर भावनाएं दुश्मन के तौर पर रहती हैं? क्या इससे को भुनाने की कोशिश में व्लादिमीर पुतिन है, या वाकई मामला रूस की सुरक्षा का विषय है इसलिए दिक्कत है? एक सवाल। दूसरा, आपसे समझना चाहता हूं कि क्या रूस की मानसिकता में है कि जो भी यूएसएसआर के दौरान अन्य देश थे वह उनके संरक्षक की भूमिका में रहे? कजाकिस्तान के संदर्भ में जैसे वो भूमिका निभाता है, अन्य भी कुछ देशों के संदर्भ में भूमिका निभाता है, और यूक्रेन को भी वह उसी दृष्टि से देखता है, इसलिए संकट है। दोनों चीजों पर आपका नजरिया। हिमांशु जी देखिए, मैं ये जो इशू है हेजेमनी का, जो आपने लास्ट में बात की कि भाई ये हमारा इलाका है, इसमें हम ही चलेंगे, और अगर वेस्टर्न पार्स, और मानिएगा यूक्रेन जरा इंपॉर्टेंट सा कंट्री है, अगर वेस्टर्न पार्स उसमें आगे आए तो हमारे को तो लगता है कि हमारी सुरक्षा को प्रॉब्लम है, इसलिए वो जरूर उसका जिसको कहते हैं अपोज करेंगे। याद रखिएगा, यूक्रेन के साथ क्राइमिया जुड़ा हुआ था, तो 2014 में उन्होंने ले लिया वापस। ऑफ कोर्स इसकी बड़ी पुरानी हिस्ट्री है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड। आपने भारत पाकिस्तान कहा, मैं जरा थोड़ा से इससे हटके कहूंगा, ये एक किस्म का भारत नेपाल किस्म का सिचुएशन जी। लोगों के बीच में, यूक्रेनियन लोग और रूसी लोगों के बीच में बहुत किस्म के, जिसको कहते हैं रोटी बेटी तो नहीं कह सकते, लेकिन ब्लड रिलेशन। लेकिन यूक्रेनियन लोगों के देखिएगा, उनको अगर वेस्टर्न सोर्सेज से एनकरेजमेंट मिलती है तो लोग क्या समझते हैं कि उनकी तौर तरक्की, उनकी जिंदगी, उनकी सब चीजें इंप्रूव होंगी। लेकिन यूक्रेन का जो ईस्टर्न एरिया है, उसमें काफी सारे लोग रहते हैं जो जिसको कहते हैं रूसी डिसेंट के लोग जी। उनकी रिलेशनशिप वहां पर है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट और अदर चीजें, जो वेस्ट के साथ आप जाएं तो आपकी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाती है, लेकिन ये दूसरे इंटरेस्ट है, ये भी बिल्कुल हमको मान के चलना पड़ेगा। इसलिए ये रिलेशनशिप काफी कॉम्प्लेक्स है, और जिसको कहते हैं क्लियर कट इन सम सेंसेस, जो भारत पाकिस्तान वगैरह उस किस्म का डिवीजन हुआ, वो शायद नहीं माने। और अगर ये जो जिसको कहते हैं, एक तरफ से तो हमारे बहुत करीबी सिविलाइजेशनल लिंक्स हैं, दूसरी तरफ दोनों के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है, और साथ साथ आइडेंटिटी इश्यूज भी इसके साथ साथ बिल्कुल जुड़ जाते हैं।
अगर मैं ये आपके बीच में ये मुद्दा छोड़ दूं, जरा सोचिएगा, इन अ सेंस इंडिया नेपाल, ऑल्दो ये बिल्कुल एग्जैक्ट कंपैरिजन तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता। जी, मैं राज काजल साहब आपके पास आना चाहता हूं और मेरी कुछ उलझन है। जिस प्रकार के आधुनिक हथियार हो गए हैं, जिस प्रकार के परमाणु हथियारों की क्षमताओं की हम बात करते हैं, ऐसे में सीमा पर इतने बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती वाकई युद्ध लड़ने के लिए होती है या दुनिया को दिखाने के लिए होती है? आप रक्षा विशेषज्ञ हैं, इतने बड़े सैन्य अधिकारी आप रहे हैं, थोड़ा बताएंगे कि कुल मिलाकर जब एक बम सब काम कर सकता है तो ये बड़े पैमाने पर तैनाती के मायने क्या होते हैं? हिमांशु जी, ये बड़े बम तो सिर्फ डेटरेंट्स के लिए हैं जी। आज तक ना इस्तेमाल हुए हैं और ना ही इस्तेमाल होंगे, क्योंकि हित अगर हो गए तो बम फेंकने वाले भी बर्बाद हो जाएगा जी। इसीलिए ये सेनाएं तैनात होती है। हमने भी की थी पराक्रम के दौरान, जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ जी, 10 महीने बैठे थे हम भी जी। तो पर एक तो बड़े बम के तो मैं नहीं समझता उसमें कोई जान बाकी है जी। अभी सोवियत यूनियन जब से टूटा है जी। इनके पास, अब रशिया सबसे बड़ा देश है CIS कंट्रीज में जी। इसके 2 डिफेंसिव रिंग थे जी। एक तो जो बाहरी रिंग, जो बाहर की दीवार थी, जिसमें पोलैंड, हंगरी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया शामिल थे। उस पर तो नेटो पहले ही हावी हो गया, उन नेटो के मेंबर बन गए वो तो जी। ये एक दूसरी अंदरूनी दीवार है जिसमें यूक्रेन शामिल है। ये रशिया के पश्चिम में एक बड़ा देश है जी। 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, इसकी 4.4 करोड़ के करीब आबादी है जी। अगर इसमें भी नेटो आ गया तो फिर रशिया की बाउंड्री पर आके बैठ जाएंगे जी। ये रशिया की चिंता है। चिंता तो पहले भी थी, लेकिन 2012 में जब से पुतिन आए हैं जी, वो स्ट्रॉन्ग लीडर हैं जी। वो तो रशिया को पुराने सोवियत यूनियन के नजर से देखते हैं। जी। तो सेना की तैनाती का अगर बॉम्ब डालना था तो सेना की जरूरत नहीं थी। जी। दूसरा, पुतिन नहीं मानते कि यूक्रेन रशिया का हिस्सा नहीं है। जी। करीब 38% तो पॉपुलेशन रशियन है यूक्रेन में जी। और 70 से 75% लोग रशियन भाषा बोलते हैं। जी। वो तो हमेशा इसको, तो अभी उनकी डिमांड ये है कि यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो नेटो अपने हथियार वहां पर तैनात करेगा। नेटो कंट्रीज के साथ ज्वाइंट ट्रेनिंग की भी प्लान है जो पुतिन उसको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। जी। मेरे को नहीं लगता महायुद्ध होगा। महायुद्ध तो आज के दिन बिल्कुल सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, लेकिन ये सिर्फ पावर प्रोजेक्शन है। एक अमेरिका में आजकल जो अंदरूनी उनकी ताकत थी, जो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम थी, वो बाइडेन अभी जम नहीं पाए हैं। अफगानिस्तान में एक उनको काफी मार खानी पड़ी थी और दूसरा अंदरूनी विभाजन बहुत है रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में। तो शायद पुतिन इसका भी फायदा उठाना चाहते हैं कि एक बार उनको गारंटी मिल जाए। और वो गारंटी वो जबानी नहीं मांगते, वो कहते हैं मेरे को कानूनी ये लिखा जाए कि नेटो यूक्रेन में नहीं आएगा। क्या तो क्या काजल साहब, आपसे जानने में दिलचस्पी है, क्या रूस की सैन्य सामर्थ्य ऐसी है जो पूरे नाटो देशों को उनकी मंशा के विपरीत करने के लिए बाध्य कर दे? खासकर तब जब आप कह रहे हैं कि बम का इस्तेमाल तो नहीं हो सकता, तो क्या जवानों के इस्तेमाल से अमेरिका समेत नाटो की ताकत घुटने टेकने के लिए मजबूर हो जाएगी? बतौर रक्षा विशेषज्ञ इस पर आपका कोई नजरिया है? मेरे को लगता है कि पुतिन की कैलकुलेशन में ये भी शामिल है, अगर कन्फ्रंटेशन हुई तो नेटो के जो 30 देश हैं सारे अमेरिका के साथ नहीं होंगे जी, क्योंकि उनके रशिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुक हैं। गैस पूरी रशिया से जाती है, एनर्जी। अभी अगर वेस्टर्न यूरोप में गैस की कमी आज के दिन और वो रशिया के वजह से, तो उनको ये लगता है, ये उनके कैलकुलेशन में होगा कि अगर अमेरिका से मुठभेड़ हुई भी तो अमेरिका तो दूर है, ये पड़ोसी देश जो यूरोपियन यूनियन के हैं, जो नेटो का हिस्सा है, वो शायद अमेरिका का पूरा साथ नहीं देंगे। और इसी पर शायद उनकी नीति जो अभी जो एक कठोर प्रोजेक्शन करने की है, शायद इस पर दारोमदार है। मैं डॉक्टर राम तिवारी के पास जाऊं उससे पहले काजल साहब आपसे एक बात समझना चाहता हूं। इस तरीके से बड़े पैमाने पर सेना की तैनाती का मूल उद्देश्य क्या होता है? आप निश्चित है कि महायुद्ध नहीं होगा। महायुद्ध नहीं होगा तो तभी नहीं होगा जब हमला नहीं होगा। तो जब आप जैसा अनुभवी रक्षा विशेषज्ञ भी मानता है कि हमला तो नहीं होगा, तो अभी इतनी बड़ी तैनाती किस लिए?
ये तैनाती इसलिए है कि रशिया की शर्तें मान ली जाएं और नेटो कंट्रीज यूक्रेन से दूर रहें। जी। तो ये तो मैंने कहा, ये तो मसल फ्लेक्सिंग है जी। उसने पीछे नीचे अर्मेनिया में, दक्षिण में वहां भी सेना लगा रखी है, पूर्व में भी लगा रखी है, यूक्रेन के दोनों तीनों तरफ से उसने घेरा हुआ है उसको। तो दिखाना ये चाहते हैं कि वो अगर अमेरिकन उनकी बात नहीं मानेंगे, नेटो उनकी बात नहीं मानेगा, तो वो अपने सैनिक अंदर ले आएंगे। अभी भी जो पूर्वी यूक्रेन है वहां पर जो उपद्रवी है, जो यूक्रेन की सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, 2015 तक तो रशिया के हक वाला प्रेसिडेंट था वहां पर जी। वो जब उसको ओवरथ्रो किया तो अभी भी जो मिलिटेंट्स हैं, जिनको मिलिटेंट बोल सकते हैं, जो यूक्रेन के इलेक्टेड सरकार के खिलाफ हथियार उठा रखे हैं, उनको रशिया की सपोर्ट है जी। और शायद रशियन सोल्जर भी हो सकते हैं सिविल ड्रेस में। ये भी एक आरोप है वेस्टर्न कंट्रीज का जी। तो ये सेना, उनको लगता है ये करेंगे, क्योंकि अगर छोटे तौर पर करेंगे तो फिर ये एक महायुद्ध नहीं। तो कादियान साहब का कहना है कि कुल मिलाकर नाटो डरा रहे, झिझके कि उसे एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, इसलिए ये तैनाती है। पर मैं डॉक्टर राम तिवारी जी आपके पास आना चाहता हूं और आपसे समझना चाहता हूं कि एक पड़ोसी मुल्क के संदर्भ में ये व्यवहार रशिया का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना स्वीकार्य हो सकता है। एक स्वयं सब प्रभु देश अपने स्तर पर फैसले नहीं ले सकता। क्या दूसरे देश तय करेंगे आप किसके साथ रहेंगे, किसके साथ नहीं रहेंगे, और वो महाशक्ति इसे आसानी से बर्दाश्त कर लेंगे? हिमांशु जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जी कि आज इतने महत्वपूर्ण विषय पर जनता टीवी ने इतनी अच्छी डिबेट रखी और महत्वपूर्ण जानकार व्यक्तियों को बुलाया, जिसमें मुझे भी शामिल होने का मौका मिल रहा है जी। धन्यवाद सर। क्योंकि आज हमारे उत्तर प्रदेश में चारों तरफ चुनावी चर्चा हो रही है और आपके चैनल पर इतने महत्वपूर्ण विषय पर डिबेट हो रही है, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा जी। आपके प्रश्न का उत्तर हिमांशु जी मैं इस संदर्भ में देना चाहूंगा कि वर्तमान में जो कोरोना काल आया जी, इस कोरोना काल में विश्व की सारी महाशक्तियां किसी न किसी रूप में डैमेज हुई जी और विश्व के हर पटल पे हर देश को नुकसान हुआ, जिसमें सारी विश्व की महाशक्तियां हैं जी। उसमें अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, सभी किसी न किसी तरह क्षतिग्रस्त हुए जी। लेकिन वर्तमान परिवेश में अब उन महाशक्तियों को विश्व पटल पर यह दिखाना है कि हम अभी भी ताकतवर हैं। जब से नाभिकीय युग आया उसके बाद साइबर युग आया और वर्तमान में कोरोना काल आने पर यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि अब बायोलॉजिकल वेपन्स आने की भी शुरुआत हो गई है जी। क्योंकि कोरोना का अप्रत्यक्ष रूप से ये साबित तो नहीं हो पाया है कि ये बायोलॉजिकल वेपन का रूप है प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से ये सारी चीजें दर्शित हो रही हैं जी। तो जब बिना लड़े इतने तादाद में लोगों को मारा जा सकता है तो उस कालखंड में ऐसा नाटकीय परिवेश विश्व पटल पर हो रहा है, ये बड़ा रोचकतापूर्ण माहौल है क्योंकि रशिया का हिस्सा ही है यूक्रेन जी। यूक्रेन और रशिया के विवाद के बिंदुओं को अगर हम विस्तार से देखने का प्रयास करें जी। अभी जो वर्तमान में दिखाई पड़ रहा है कि जो विवाद का प्रमुख बिंदु है वो है कि यूक्रेन को नाटो का पार्ट न बनने दिया जाए जी। इसमें रूस को डर होना भी चाहिए क्योंकि रूस अपने आप को सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस का हिस्सा ही यूक्रेन है और यूक्रेन किसी भी रूप में सशक्त हो ये रूस को कभी भी गवारा नहीं होगा जी। और रूस और यूक्रेन के बीच पहले भी तनाव की बहुत सारी घटनाएं होती रही हैं क्रीमिया को लेकर, और 2003 की संधि के अनुसार रूस और यूक्रेन के मध्य जी कर्च जलमार्ग और अजोवा सागर के बीच जी जल सीमाएं बटी हुई हैं। अजोवा सागर और जमीन से घिरा हुआ है और काला सागर से कर्च के तंग मार्ग से होकर इसमें प्रवेश किया जाता है जी। अभी कुछ ही दिनों पूर्व रूस ने यूक्रेन के बंदरगाह से आ रही जहाजों की निगरानी शुरू की जिसका यूक्रेन ने विरोध किया। रूस ने कर्च में तंग जल मार्ग पर पुल के नीचे टैंकर तैनात कर दिया और अजोवा सागर का रास्ता बंद कर दिया जी। तो इस तरह के छोटे मोटे तनाव यूक्रेन से पहले भी चलते चले आ रहे हैं रशिया के जी। लेकिन जो अगर व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो रूस यूक्रेन पर इसलिए दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जो प्राकृतिक गैस की आपूर्ति है जी उसको लेके बहुत बड़ा डर है
क्योंकि जो 80% यूरोपीय संघ में प्राकृतिक गैस की सप्लाई होती है वो यूक्रेन के पाइपलाइन के मार्ग से होती है। तो रसिया ये कभी भी नहीं चाहेगा कि यूक्रेन विश्व की अन्य महाशक्तियों के प्रभाव में आ जाए और उसके लिए व्यवसायिक मतलब बहुत सारा क्षतिग्रस्त होने की संभावना पैदा हो जा रही है। अभी नाटकीय ढंग में आप भी देख रहे होंगे और देखने आ रहा है कि अमेरिका बराबर इसमें हस्तक्षेप बनाए हुए है। अभी रूस ने अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन पर हमला करने की मंशा से इनकार किया। उसने पश्चिमी देशों से ये गारंटी की मांग की है कि नाटो यूक्रेन या अन्य पूर्वी सोवियत देशों में अपना विस्तार नहीं करेगा, अपने सैनिक हथियार वहां नहीं रखेगा। तो इस तरह की डिमांड रख के वो यूक्रेन को कभी बढ़ता हुआ देख ही नहीं सकता है, विश्व पटल पर बढ़ता हुआ देख नहीं सकता है। ये तो रूस की मंशा हुई। लेकिन मैं जानना ये चाहता हूं डॉक्टर राम तिवारी जी आपसे, क्या अमेरिका या नाटो देश इतने दीनहीन स्थिति में आ गए हैं कि जैसा पुतिन चाहेंगे वैसा करने के लिए मान जाएंगे? अगर मैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे ना करके एक आम जनमानस की बात करूं कि विश्व की जितनी महाशक्तियां हैं जी, और एक शब्द विश्व पटल पर कहा जाता है जी कि गंदा है पर धंधा है, गंदा है पर धंधा है ये जी। तो ये सारी चीजों का सार है कि विश्व की महाशक्तियां गंदा है पर धंधा है, ये डॉक्टर राम तिवारी का कहना है। लेकिन मैं निशांत वर्मा जी इसके दूसरे पहलू पर आपको लेके जाना चाहता हूं और उस पर आपका नजरिया चाहता हूं। मैं समझना ये चाहता हूं कि वाकई यूक्रेन से अपने आर्थिक और सैन्य हितों की रक्षा करने के लिए पुतिन ये सब कर रहे हैं, या पुतिन के खिलाफ जो विरोध में आवाजें समय समय पर उठती हुई सुनाई देती हैं उनको खत्म करने के लिए जो आजकल एक दौर चल निकला है उग्र राष्ट्रवाद का, उसका प्रयोग करने की कोशिश पुतिन कर रहे हैं। संकट न होते हुए भी संकट को दिखाना या संकट पैदा करते हुए उसके समाधान के लिए अपने आप को प्रस्तुत करना, इसका खेल चल रहा है। इतना बड़ा संकट नहीं है जितना बड़ा संकट बना दिया जाए और उसमें अपने आप को मसीहा के तौर पर प्रस्तुत कर दिया जाए। क्या व्लादिमीर पुतिन अपने आप को मसीहा वाली छवि में प्रस्तुत करने की कोशिश तो नहीं कर रहे? हिमांशु जी, आपके सवाल का कई अंशों में जवाब पहले दिया जा चुका है। मंजीत पुरी साहब ने, डॉक्टर राम ने, जनरल कादियान ने जी। मैं इसको कंसोलिडेट थोड़ा अपने तरीके से करना चाहूंगा जी। देखिए, हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से 1,00,000, 1,50,000 या 2,00,000 सैनिक जो है वो क्रीमिया के बॉर्डर पे या यूक्रेन के बॉर्डर पे रूस ने लगा दिए और इस तरीके से एक परिस्थिति खड़ी कर दी और नेटो के साथ घर्षण हो रहा है कि भाई आप यूक्रेन में एंट्री नहीं कर सकते। लेकिन इसके लिए हमें 1200 साल पहले की बात से शुरू करना पड़ेगा जी। और मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि जैसे हमारे देश में कई लोग अखंड भारत की बात से शुरू करते हैं और उसके बाद आज की परिस्थिति पे चर्चाएं करते हैं जी। 1200 वर्ष पहले केवियन रस नाम की एक, आप कह सकते हैं, छोटी सी सिविलाइजेशन कह लीजिए या एक राजपाट कह लीजिए, जो नाइपर नदी से शुरू हुआ था जी। अब आज उसके 3 भाग हैं बड़े। आज रशिया, बेलारूस और यूक्रेन, ये आज हैं, ये सोवियत यूनियन के टूटने के बाद। लेकिन इसमें अधिकांश जो पूरी की पूरी, आप कह सकते हैं कि राजपाट से निकली भाषा, सामाजिक ताना बाना, ये जितना भी था ये एक हुआ करता था जी। मुझे याद है कि जब मिखाइल गोर्बाचोव के बाद यूएसएसआर टूटा और बोरिस येल्त्सिन आए, याद करना पड़ता है कि साल भर में बोरिस येल्त्सिन ने अपनी एक गलती मानी थी कि तोड़ दिया। वो बात और है कि तब तक बाकी जो नेटो अलायंसेस के देश थे वगैरह थे वो अपने जड़ जमा चुके थे कुछ देशों में, जिसका नतीजा आज अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में देखने को मिलता है। बाल्टिक देशों के मालूम चलता है किस तरीके से लातवियास और बाकी जो देश हैं वहां के, वो कैसे परेशान हो रहे हैं, चाहे वो स्लोवेनिया हो जी। मेन चीज ये मैं बताना चाह रहा था कि जिस तरीके से यूक्रेन और रूस जो है ये आपस में, वैसे तो 2 अलग देश हैं, लेकिन व्लादिमीर पुतिन इनको साथ में क्यों लाना चाहते हैं? क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जैसा मंजीत साहब ने कहा, जैसा जनरल कादियान ने कहा, कि इसमें बहुत सारी जो इनकी जनसंख्या है वो एक जैसी है, भाषा एक जैसी है और आर्थिक डिपेंडेंसी जो है, इकोनॉमिकल डिपेंडेंसी जो है, वो भले ही सोवियत रूस टूटने के बाद अलग अलग हो गई थी। हम सब ने देखा कि इस तरीके से यूक्रेन 6 से 7 वर्ष तक रिसेशन में चला गया था। 2005 की और 2004 की उनकी खुद की रेवोल्यूशन हमने देखी थी और जैसा आइडेंटिफाई किया गया कि वहां पे जो मिलिटेंट्स कहे जाते हैं
जिस तरीके के मिलिटेंट ग्रुप्स बने, लेकिन स्वाभाविक बात है कि वो रूस की सपोर्टेड मिलिटेंट्स हैं। वो बात और है कि अमेरिका ने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अमेरिका और नेटो देशों ने यूक्रेन को बहुत कुछ सप्लाई किया ताकि वो अपने वर्चस्व को बनाए रखे। एक छोटा सा उदाहरण है जेवलिन मिसाइल। वो जेवलिन मिसाइल ही है जिसकी बदौलत वो क्रीमिया में चलते जितने भी ये गलत सलत टाइप के मिलिटेंट एक्टिविटीज है उसको ब्रेक कर पाते हैं। लेकिन ये ना भूला जाए कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के जब राष्ट्रपति थे, उनका पहला इंपीचमेंट इसलिए किया गया था प्रोसेस, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजें यूक्रेन को सप्लाई देने से मना कर दिया। और अब मैं जानता हूं कि जो हाल के राष्ट्रपति जो बिडेन है वो उस सप्लाई को दोबारा बरकरार रखना चाहेंगे, क्योंकि ये फाइनली एक कोल्ड वॉर की परिस्थिति तो ना, वर्चस्व की परिस्थिति है। अब ये वर्चस्व की परिस्थिति कहां है आप मार्क कीजिएगा जी हिमांशु जी। यहां पे ये नहीं बता पाएगा इस देश के अंदर या इस दुनिया के अंदर कि क्या रूस चीन से लड़ता है, नहीं लड़ता। हम कभी नहीं सुनते कि रूस और चाइना के बीच में कोई बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट होने वाली है, जबकि दो इतनी बड़ी शक्तियां हैं जी। रूस जितना बड़ा देश जिसमें लगभग 12 से 13 टाइम जोन्स हैं जी। इंडिया में तो एक ही टाइम, अमेरिका में सिर्फ 4 टाइम जोन है। उसका फैलाव देखिए। जो कंट्री जिन किसी भी हालातों में गुजरते हुए भी अपने इतने बड़े फैलाव को कंट्रोल कर सकता है, अपने पड़ोसी मुल्क चीन जो कि एक सुपर पावर है उसके साथ इतनी अच्छी दोस्ती इंटरनली बना के रखता है कि ये आपस में झगड़ते नहीं है। तो ये दोनों देश नहीं चाहेंगे कि यूरोपियन कंट्रीज का जो नेटो अलायंस है वो यूक्रेन तक फैल पाए। उसके दो ही कारण हैं। इकोनॉमिकली अब यूक्रेन बेहतर हो गया है, उसकी स्टील प्राइस बहुत अच्छे हो गए हैं, उसके अनाज की कीमतें उसको मिलने लगी हैं। लेकिन जिस तरीके से मैंने अपने वक्तव्य की शुरुआत की थी कि हम अखंड भारत की बात करते हैं, व्लादिमीर पुतिन अखंड सोवियत केवियन रूस की बात करता है। और ये उसकी मेन चीज है कि हमारा कोई भी इंटरनल अंग भले ही अलग देश बन के बैठा हो, वो टूट के किसी और के पास नहीं जाना चाहिए। बड़े महत्वपूर्ण टिप्पणी है निशांत वर्मा जी को। मैं मंजीपुरी जी साहब से उसी बातचीत को थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं कि व्लादिमीर पुतिन इस कोशिश में है और ऐसे हालात रशिया के संदर्भ में अनुकूलता के मिले भी थे जब विक्टर यानुकोविच यूक्रेन के राष्ट्रपति बने थे। उनके समय पे सोवियत संघ के साथ रिश्ते भी बेहतर थे। और आप हमें इस कार्यक्रम में बता भी रहे हैं कि यूक्रेन में एक बड़ी आबादी है जो रशियन को अपना मानती है, रूसी ही बोलती है, उसके तौर तरीकों में भी समानता है। पर इसके बावजूद भी विक्टर को जाना ही इसलिए पड़ा था कि उनकी रूस के साथ नजदीकी वहां के लोगों को पसंद नहीं आई। इस पर थोड़ा दृष्टि देंगे मंजी साहब? हिमांशु जी देखिए, मैंने आपको एक उदाहरण दिया हमारे अपने रीजन में जी। देखिए आइडेंटिटी इश्यूज ये सब जब पॉसिबल होते हैं तो ये सारे फोर पे आ जाते हैं जी। जरा ये नोट करिएगा, यूक्रेन के दूसरे साइड पे एक तरफ तो रशिया जी, दूसरे साइड पे क्या है जी? यूरोपियन यूनियन जी। अब यूरोपियन यूनियन में तो यार हम हमारे यहाँ से ही सब लोग कहते हैं हम वहां चले जाएं हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। ये जो ईस्टर्न यूरोप के मुल्क हैं जो यूरोपियन यूनियन के साथ जुड़ गए जी, मेन रीजन क्या था जिसको आप हम फ्रीडम कहें या असल में तो ये है कि हमारी जिंदगी बेटर हो गई। पोलैंड की जिंदगी क्या बेटर नहीं हुई देन जो पहले था सारे कंट्रीज की? भाई पैसे वालों लोगों के साथ सभी लोग भागना चाहते हैं, तो इसमें ज्यादा हमको सोचना भी नहीं चाहिए। यूक्रेनियन लोगों का भी ऐसी हालत। लेकिन जो बड़े कंट्री होते हैं उनके हेजेमोनिस्टिक एम्बिशंस होते हैं। और जिस तरह हमारे सारे विशेषज्ञों ने आपके सामने बोला कि रशिया के अपने हेजेमोनिस्टिक आइडियाज हैं, चाहे वो पुराना सोवियत यूनियन चाहे टूट गया हो। तो ये तो बहुत सारी चीजें हैं। और इसमें आप ये पूछ सकते हैं कि अमेरिका क्या कर रहा है यूरोप में? वहां बैठे वही सोवियत यूनियन रशियन जो है वो यही कहते हैं कि भैया बहुत हो गया 70 साल, अब आप वापस जाइए। सो ये सारी चीजें हैं कि जो बिल्कुल इसको कहते हैं ये पुराने कोल्ड वॉर स्टाइल सिचुएशन में आ गया है बीच में। जो पुतिन है इसमें कोई शक की बात नहीं जो आप कह रहे हैं कि अपने आप को अपने लोगों के बीच में जितने वो मिसाइयां हैं उससे ज्यादा अपने आप को एक दिखाना चाह रहे हैं कि द ग्रेटेस्ट रशियन आफ्टर द ज़ार्स, बस मैं ही पैदा हुआ। ये कई सारे डिक्टेटोरियल लोग ये सब करने की कोशिश करते हैं। एर्दोआन टर्की में है, वो भी ऐसी इसी तरीके से लगे हुए हैं। अब इशू रियली है यूक्रेन की जनता, यूक्रेन के लोग
जी, उनके जिसको कहते हैं प्लेटफॉर्म पे दूसरे लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं जी, और इन अ सेंस सिचुएशन इन बेचारों की ऐसी है कि ये ना तो यस कह सकते हैं ना ना कर सकते हैं, जी। बिकॉज सिचुएशन बिल्कुल इस तरह बन गई है, उलझी हुई सिचुएशन। पर मेरा सवाल मैं है आपसे मंजीपुरी साहब, ऐसे तेवर अमेरिका ने क्रीमिया के समय पर भी दिखाए थे, पर रूस ने दमदारी के साथ क्रीमिया पे कब्जा कर लिया और अमेरिका और नाटो देश देखते रह गए। क्या अब की बार भी इनके हिस्से में केवल देखना ही आएगा? क्या अपनी बेइज्जती कराने के लिए जो बाइडेन ने अपने कदम इतने आगे बढ़ाए हैं, या आपको लगता है कि वो नाटो में शामिल कर लेंगे यूक्रेन को? देखिए, मेरा ख्याल ये जो आपने पॉइंट किया ना, ये सबसे ज्यादा अहम बात है। जी, लोग बस यही तो देख रहे हैं कि अगर क्राइमिया पे कोई ना किस्म का अटैक हो गया, जी, चाहे हम लोग माने कि ये नहीं होगा, सिर्फ पावर प्ले चल रहा, जी, लेकिन अगर अटैक हो गया, क्या लोग आएंगे उसकी समर्थक करने? जी, क्राइमिया का जो केस है, उसका लीगल जो केस है, वो जरा थोड़ा सा डिफरेंट है। जी, और जनरली एक्सेप्टेड पॉइंट था कि देखिए, रूस ने क्राइमिया को यूक्रेन को दिया। जी, अब हम लोग सोच सकते हैं इसके बारे में बहुत, साथ में वहां पर स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव्स इतने ज्यादा थे कि लोग नहीं मानते थे कि उसके लिए अपनी जान दी जाए। और जी, ये याद रखिएगा, वेस्टर्न नेशन जो हैं जनरली थोड़े से अपनी लाइफ के लिए बहुत उनके लिए इंपॉर्टेंट है। आप मानेंगे कि नेटो के सोल्जर्स पहुंच जाएंगे किसी और के लिए लड़ने, जरा थोड़ा सा डिफिकल्ट। जी, लेकिन यूक्रेन जो है किस्म का स्ट्रेटेजिक, मैं मानता हूं कि अगर यूक्रेन के बीच में बहुत बड़ा अटैक हो जाए जी, तो मैं नहीं मानता कि इतना इजी होगा वेस्टर्न पावर्स के साथ इतना सब होके कि बिल्कुल उससे हटक के रहे और दूर रहे। जी, जितना ही हम कहते हैं कि उनके सोल्जर जो हैं, जिसको कहते हैं चॉकलेट क्रीम सोल्जर्स हैं, मानने वाली ये बात है कि वो लड़ते हैं और हर जगह पहुंच जाते हैं, जी, चाहे अफगानिस्तान हो चाहे और कई जगह वहां पहुंच भी जाते हैं। जी, इसलिए रूस के लिए भी ये मामला इतना आसान नहीं है कि सिर्फ आपने गन वन दिखाई, 100,000 ट्रूप्स पावर कर दिए और ये कहा। लेकिन वहां पर जो स्थिति है यूक्रेन के ईस्टर्न साइड में, उसको फ्लेयर अप जरूर करवाया जा सकता है, अंदरूनी गड़बड़ वहां पर शुरू करवाई जा सकती है उसका कवर देके। सो मामला पेचीदा है, सेंसिटिव है, और मेरे को तो ये ठीक लगता है कि कम से कम बातचीत तो चल रही है दोनों में। कम से कम बातचीत तो चल रही है। लेकिन मैं एक सवाल और लेना चाहूंगा, फिर कादियान साहब के पास वापस जाना चाहूंगा पुरी साहब, और वो जानना चाहूंगा कि इन सब के बीच में संयुक्त राष्ट्र संघ कहां है? ये मेरा आपसे सवाल है, इसका कोई उत्तर आपके पास में है क्या? देखिए, संयुक्त राष्ट्र वहां पर होता है जहां पर बड़ी शक्तियां नहीं इन्वॉल्व, और ये तो उसका कंस्ट्रक्ट ही है। P5 के पास वीटो पावर है। आप वहां पर जाएंगे भी तो क्या डिबेट होगी? ज्यादा से ज्यादा सोवियत यूनियन, ये रशिया जो है और चाइना एक तरफ बोलेंगे, बाकी लोग एक तरफ बोलेंगे। क्या वहां रेजोल्यूशन पास होगी? हाँ, कोई ह्यूमैनिटेरियन रेजोल्यूशन के कुछ मत करिए ये सब, लेकिन ये तो रियलिटी है इंटरनेशनल गवर्नेंस की, ग्लोबल गवर्नेंस की, और जो 1945 में बना है उसकी रियलिटी जी। लेकिन ये मानिएगा कि अभी तक इंटरनेशनल गवर्नेंस, संयुक्त राष्ट्र, ये जितनी भी चीजें हैं, इनके बाद कम से कम वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुई जी। किसी ना किसी तरीके से। इसको जिसको कहते हैं, चाहे बातचीत में थोड़ा गिफ्ट टेक ये वगैरह कर के चीजें अभी तक कंट्रोल में रखी गई, ये नोट करिएगा। तो कुल मिला के मंजीपुरी साहब का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को आप कितना भी हल्का आंकें, पर उसके खाते में ये उपलब्धि तो है ही कि तीसरा विश्व युद्ध तब से अस्तित्व में नहीं आया जब से संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। ये अपने आप में कोई छोटी उपलब्धि तो नहीं है, चाहे उसने जिस तरीके से भी इस उपलब्धि को हमारा हिस्सा बनाया हुआ है। लेकिन मैं कादिर साहब आपके पास में जाना चाहता हूं और आपसे समझना ये चाहता हूं कि यूक्रेन रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश था जो सोवियत संघ से विभाजित हुआ। रूस एक ताकत के तौर पर दिखाई दे रहा है। यूक्रेन की अपनी स्वयं की सैन्य क्षमता क्या है, इस संदर्भ में कोई आंकड़ा आप हमसे साझा कर सकते हैं? या उसकी सारी सुरक्षा व्यवस्था नाटो और अमेरिका के बूते ही है? वो जितना भी तेवर में है, जितनी भी अकड़ में है, जितना भी तलखी के साथ में, वो दूसरों की दम पर है या उसका भी अपना दमखम है रूस का मुकाबला कर? हिमांशु जी, सैन्य शक्ति तुलना में देखी जाती है जी। अपने आप में यूक्रेन मजबूत हो सकता है, लेकिन जब रशिया से तुलना होती है तो उनमें जान नहीं है जी। रशियन उनको ओवररन कर सकते हैं, वो यूक्रेन भी जानता है, रशिया भी जानता है, नेटो भी जानता है जी। तो यूक्रेन में अपने आप में वो क्षमता नहीं है कि अगर सोवियत यूनियन रशिया
कल वाकई अपनी सेना अंदर लाए तो उनको रोक सके। कुछ डिले कर सकता है लेकिन रोकने की हिम्मत नहीं है। तो ये आज के दिन स्थिति तनाव। पर मैं इसे थोड़ा विस्तार से समझना चाहता हूं काजल साहब कि ऐसा क्यों है। एक ही देश के हिस्से थे, सबके पास में अपने अपने हिस्से के संसाधन आए। क्या यूक्रेन ने अलग होने के बाद सैन्य क्षमताओं के विस्तार में कोई मेहनत नहीं की? क्या अपनी सुरक्षा के लिए कदम नहीं उठाए? या रूस के भरोसे अपने आप को रखा रहा इसलिए उसकी ऐसी हालत है? या इससे तर कोई और बात है जो हमारी जानकारी में नहीं? देखिए, सैन्य शक्ति शायद उन्होंने बढ़ाई होगी जी, लेकिन जब वो जानते हैं कितना ही भी बढ़ा ले रशिया का मुकाबला नहीं कर सकते, तो इकोनॉमिकली इसमें कोई सेंस नहीं है कि आप पैसा खर्चता जाएं और उसके एंड रिजल्ट आपको पता है। जी, ये तो कोल्ड वार दोबारा वापस आ रही है। सिवाय सोवियत यूनियन के बजाय रशिया का नाम आ गया है। जी, पुतिन मजबूत लीडर हैं, वो पीछे नहीं हटना चाहते। तो ये दुनिया की जो आशंका है, ये आशंका के बादल मंडराते रहेंगे लेकिन कोई क्लाउड बस्ट होने का चांस मुझे नहीं लगता है। ये तो जब सोवियत यूनियन, रशिया अपनी बात मनाना चाहता है कि भी नेटो मेरे पड़ोसी यूक्रेन जो बिल्कुल मेरा जियो पॉलिटिकल स्फीयर इन्फ्लुएंस है उससे दूर रहे जी, और नेटो भी चाहता है कि रशिया कमजोर हो। ये तो राइवलरी हमेशा रही, अभी भी चल रही है। तो ये आंख दिखाते रहेंगे। पर मेरा सवाल है कि हम बार बार बात ये कर रहे हैं कि नाटो का हिस्सा यूक्रेन ना बने इसलिए रूस ये सब कुछ कर रहा है, पर हो तो वही रहा है काजल साहब। जब से रूस ने अपनी सेनाएं सीमा पर तैनात की हैं, ब्रिटेन ने अपने टैंक रूसी टैंकों के मुकाबले भेजना चालू कर दिए, कनाडा ने अपने सैनिकों की स्पेशल रेजिमेंट भेज दी, अमेरिका ने भी अपना भेजने का ऐलान कर दिया। तो नाटो का मेंबर होकर जो कुछ यूक्रेन को मिलना था वो नाटो का मेंबर हुए बगैर केवल रूस की सेनाओं की सीमा पर जरूरत से ज्यादा तैनाती ने प्रस्तुत कर दिया। क्या कहेंगे आप इस दृश्य को? नहीं, नेटो के में शामिल होने के बाद यूक्रेन को क्या मिलता है उसका शायद रशिया पर इतना असर नहीं है, लेकिन फिर वेस्टर्न कंट्रीज अपने हथियार भी डिप्लॉय करेंगे वहां जी। अभी कोई ऐसा देश नहीं, सिवाय अगर आप दो बाल्टिक स्टेट्स को लेते हैं जी, एस्टोनिया और लेटविया, उनकी बाउंड्री जरूर रशिया से लगती है और वो दोनों नेटो का हिस्सा है, लेकिन वो छोटे देश हैं, उनके पीछे समुद्र भी है। लेकिन यूक्रेन ऐसा देश है, अगर इसमें भी नेटो की प्रेजेंस होगी तो रशिया को डायरेक्ट खतरा हो सकता है। कल को अगर ऐसा ही तनाव दोबारा हो तो वो डायरेक्ट रशिया को थ्रेटन कर सकते हैं। यही रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन में नेटो का कोई फुटप्रिंट बने, नाटो के लिए कोई जमीन मिले यूक्रेन में, ये वो नहीं चाहता है। हालांकि जिस प्रकार से नाटो देश अपनी सेनाएं भेज रहे हैं वो अपने में सवाल पैदा करती हैं। लेकिन मैं काजल साहब की टिप्पणी पर डॉक्टर राम तिवारी जी से बात करना चाहता हूं कि ये शीत युद्ध की वापसी है। शीत युद्ध की वापसी दुनिया को और हिंदुस्तान दोनों को किस रूप में प्रभावित करेगी? शीत युद्ध की वापसी तो नहीं कह सकते हैं, शीत युद्ध ही चल रहा है जी, क्योंकि जब से नाभिकीय युग की शुरुआत हुई जी, और विश्व के महाशक्तियों के बाद छोटे छोटे देशों के पास भी नाभिकीय वेपन्स की उपलब्धता हो गई जी, उसके बाद से शीत युद्ध ही चल रहा है जी। वो कभी टेररिज्म के रूप में है, कभी विप्लव के रूप में है, शीत युद्ध ही चल रहा है। शीत युद्ध के प्रकार अलग अलग है जी। तो ये कहना कि शीत युद्ध अब शुरू हो रहा है, शीत युद्ध बराबर चल रहा है जी, क्योंकि नाभिकीय युग के बाद साइबर युग आया और साइबर युग के बाद अब मैंने प्रारंभ में परिचर्चा में कहा नहीं, थोड़ा अंतर है डॉक्टर राम तिवारी साहब शीत युद्ध के संदर्भ में। जब संयुक्त राष्ट्र सोवियत संघ का विघटन हुआ उसके बाद से एक ताकत के तौर पर अमेरिका हर जगह हावी दिखाई दिया, पर पिछले कुछ समय से व्लादिमीर पुतिन के रूप में अमेरिका की राह में एक रुकावट दिखती है। अमेरिका कहीं पर भी बढ़ने की कोशिश करता है तो एक चुनौती व्लादिमीर पुतिन के रूप में दिखती है जो उसे रोक भी पाती है। संभवतः काजल साहब इसी तरफ ध्यान आकर्षित करा रहे हैं कि पुतिन का दम देखिए, तमाम देश एक तरफ होकर बोल रहे हैं पर पुतिन अपनी बात पर कायम है और वो चाह रहे हैं वैसा करने के लिए समय समय पर मजबूर भी कर लेते हैं। इसके प्रभाव को समझना चाहता हूं आपसे। मैं हिमांशु जी उसी बात की तरफ आ रहा हूँ जी, क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब नाभिकीय युद्ध आया उसके बाद शीत युद्ध बराबर चल रहा है जी।
और उसके बाद अब ये जो कोरोना कालखंड के बाद जो उठापटक विश्व पटल पर हुई है जी, इसमें जो लॉसेस हर देश को हुए हैं, उसमें महाशक्तियों को अब ये देखने को मिल रहा है कि विश्व के अन्य देशों पर हमारा वर्चस्व किस तरीके दिखाई पड़े। इसके लिए वो कहीं ना कहीं, अब आगे आप देखिएगा यूक्रेन की घटना के बाद भी कोई घटना होगी। अभी मैं अध्ययन कर रहा था कि ये घटना इधर चल रही है तो यूक्रेन पर रूस के हमले को टालने के लिए डिप्लोमेटिक कोशिश शुरू हो गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन यूक्रेन की राजधानी क्यों पहुंच गए हैं और यहाँ से वे जनेवा जा रहे हैं। उनकी मुलाकात रूसी विदेश मंत्री सरगई लावरोव से हो रही है, प्रेसिडेंट से भी मिलेंगे। और उधर ब्रिटेन ने यूक्रेन को एंटी टैंक वेपन्स, कनाडा ने पैराट्रूपर्स रेजिमेंट क्यों भेज दी है। अब ऐसा नाटकीय मोड़ देखने को मिल रहा है और इसी बीच रसिया की सेना बेलारूस भी पहुंच गई है। तो एक तरफ रसिया के एक सीनियर डिप्लोमेटिक का भी बयान आया, ब्लिंकन लावरोव का। उन्होंने प्रस्तावित बातचीत में कहा है कि अगर अमेरिका चाहता है तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। तो अब आप विश्व पटल पर नाटकीय मोड़ देखिए कि एक तरफ तो वो यूक्रेन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और सेना उतार दी है उन्होंने, ब्रिटेन मैदान में आ गया है, कनाडा मैदान में आ गया है, और दूसरी तरफ वो ये अवसर भी दे रहे हैं कि कोई विश्व की ऐसी महाशक्ति हमारे साथ संवाद करे तो हम यूक्रेन के लिए स्पेस दें। तो डॉक्टर राम तिवारी जो कह रहे हैं, निशांत वर्मा जी, आपको नहीं लगता है कि व्लादिमीर पुतिन अपनी रणनीति में सफल हो रहे हैं? कुल मिलाकर बातचीत के लिए टेबल पर आने के लिए बाध्य कर दिया और इसकी अंतिम परिणति इस आश्वासन के साथ ही होगी कि नाटो का हिस्सा यूक्रेन नहीं बनेगा। हिमांशु जी, पूरी चर्चा की शुरुआत में जैसे चला और बीच में आपने सवाल भी एक दो बार पूछा कि क्या ये नाटक है किसी प्रकार का। जी देखिए, ग्लोबल रेटिंग जो है पुतिन की, काफी वर्षों से वो बहुत स्ट्रांग लीडर रहे हैं, रूस संभाल रहे हैं जी। दुनिया को, दुनिया के बड़े बड़े देशों को अपने हिसाब से कन्फ्रंट करते आए हैं जी। उनकी ग्लोबल रेटिंग थोड़ा डाउन हुई है जी। और इसका असर इंटरनल पॉलिटिक्स पे पड़ता है, देश के अंदर की पॉलिटिक्स पे पड़ता है जी। और ऐसा नहीं कि खाली रूस में होता है, इंडिया में भी होता है। अगर इंटरनल पॉलिटिक्स में कुछ डामाडोल होने लगे तो हम भी बंदूकें निकाल के आजू बाजू एक दो गोलियां चला ही देते हैं जी। तो उसी तरीके से वहां पे जो है इस समय ये इंटरनल पॉलिटिक्स में अपना वर्चस्व दोबारा स्थापित करने के लिए और ग्लोबल रेटिंग पुतिन की अपने आप वो बढ़ाना चाहते हैं, उस चीज को कंसिडर करते हुए मान के चलिए कोई कन्वेंशनल वॉर मेरे हिसाब से तो होने के चांसेस नहीं है, और खास करके इतने बड़े देशों के बीच में। जहां तक जैसे बात आई कि कनाडा ने अपनी थोड़ी सेना भेज दी, नाटो के किसी ने भेज दी जी। सब ठीक है, सब ठीक है, क्योंकि रूस ने भी अपनी सेना लगाई हुई है। ये सब पावर प्ले होता है, लेकिन जैसा मैंने पहले के वक्तव्य में भी कहा, चीन कहां है इस सारी बात जी। किसी ने यहां पे कहा भी था कि अगर ये मामला, मंजीत पुरी साहब ने कहा था कि मामला अगर यूनाइटेड नेशंस में जाता है तो दो लोग एक तरफ हो जाएंगे, चीन और रूस। अब बताइए दुनिया की कौन शक्ति, महाशक्ति है जो इन दोनों के सामने लड़ने को तैयार होगी? क्योंकि कोई लड़ाई की बात नहीं है, पावर प्ले है, पावर टैक्टिक्स है। और जहां तक मैं समझता हूं वही कि जिस तरीके से यूक्रेन के अंदर अगर थोड़ा सा फ्लेयर अप किसी कोने में कर दिया जाए, चाहे क्रीमिया में, चाहे उसके बगल का एक स्टेट है उसको भी अगर पकड़ के, तो मैं मानता हूं कि ये अमेरिका और रशिया दोनों के लिए जो पुराना इनका खेल रहा है विश्व पटल पे, हर 10 वर्षों में कहीं ना कहीं एक फ्लेयर अप होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों देशों का जो आर्मामेंट, गोला बारूद और ये सब बनाने का जो बिजनेस है, जो इनके कंट्रीज की जीडीपी सप्लाई का बहुत बड़ा हिस्सा है, ये पिछले 10 सालों से काफी ठंडा हो रखा है। हो सकता है कि ये इस चीज को फ्लेयर अप करके किसी एक कोने में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि महाशक्तियां जो हैं वो छोटे छोटे देशों को जाकर के बर्बाद करके अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए मानी जाती हैं पहले से। बड़े महत्वपूर्ण टिप्पणी निशांत वर्मा जी की, जो ये हथियारों का खेल है, हथियारों के माध्यम से अपनी समृद्धि दूसरे देशों की बर्बादी की कीमत पे करने का खेल वर्षों से महाशक्तियां करती आ रही हैं। उस दृष्टि से भी अगर कुछ तमाशा हो जाए तो अचरज नहीं होना चाहिए। लेकिन सबके बीच में मंजीपुरी साहब, जहां पे आपने बात छोड़ी थी और निशांत वर्मा जी ने वहां पे पकड़ा था, उसी को आगे बढ़ाते हैं। क्या इस पूरे घटनाक्रम के बीच में जो एक दौर आया था कि अमेरिका के मुकाबले चीन, सोवियत संघ का कहीं अता पता नहीं, रूस अपने संकटों में घिरा हुआ है और कोई चुनौती नहीं थी, व्लादिमीर पुतिन ने अपने 2 दशक से अधिक के शासनकाल के माध्यम से
रूस को उसका पुराना गौरव लौटा दिया है कि कुल मिलाकर दुनिया की महाशक्ति के तौर पर अब रूस को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये हैसियत रूस ने ले ली है। इस पूरे घटनाक्रम में ये तो साबित हो रहा है। हिमांशु जी, इसमें कोई शक की बात नहीं कि इस सारे संदर्भ में रूस ने ये कहा कि भैया हम तो नहीं है, हमें भूलिएगा मत जी, और आप इसको ओल्ड फैशन, कोल्ड वॉर, जो मर्जी करिए जी। हम लोग जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं जी, तो अगर बिल्कुल डेमोग्राफिकली देखिए जाए तो ये लगता है कि देखिए अगला दौर है अमेरिका और चीन, ये है G2 जी। और कई लोग कहते हैं कि रूस कहाँ है, इसमें कहीं भी गेम नहीं है जी। हम कभी भारत की बात करते हैं, कभी जापान की बीच में बात करते हैं, लेकिन रूस एक ऐसा काउकेशियन देश है जो हमेशा से वेस्टर्न पावर जो है, खासकर एंग्लो सैक्सन पावर्स, उनके साथ जूझता रहा जी। और आज भी आप वही देख रहे हैं जो क्लासिक यूरोपियन किस्म की कॉन्टेस्टेशन, हेजेमनी की कॉन्टेस्टेशन वही देख रहे हैं और अमेरिका उसका भी हिस्सा है और पुराना हिस्सा रहा है। साथ साथ उनको इंडो पैसिफिक, चीन, ये भी साथ में संभालना है। उनके लिए चुनौती बहुत जबरदस्त है, इसमें कोई शक की बात जी। तो कुल मिलाकर लेकिन रूस ने इतना एहसास करा दिया कि उसे भुलाया नहीं जा सकता। पर इन सब के बीच में राजीव काजन साहब, मैं उस टिप्पणी पर आपसे थोड़ी सी बातचीत करना चाहता हूं कार्यक्रम के आखिरी दौर में, जिसमें आपने कहा ये बम बम जो भी हैं ये कभी इस्तेमाल होने के लिए नहीं है। तो फिर इसकी इतनी होड़ क्यों है? 2-5 बम से भी काम चल सकता है, लेकिन हमारे पास तो आंकड़े आते हैं इसके पास 3000 हैं, इसके पास 5000 हैं, इस्तेमाल एक का भी नहीं होना है। तो अभी संख्या इतनी बड़ी बड़ी है, ये कहीं हमारा अति आत्मविश्वास तो नहीं है कि इस्तेमाल नहीं होना है? देखिए, ये अभी बिल्कुल सही बात बोली थी पुरी जी ने कि ये सिर्फ आर्म सेल की बात है। मिडिल ईस्ट में आप अगर देखें, ईरान और इराक का युद्ध 8 साल चला था जी। अमेरिका इराक को हथियार दे रहा था, सोवियत यूनियन ईरान को दे रहा था, दोनों के हथियार बिक रहे थे, किसी को दिलचस्पी नहीं थी कि लड़ाई बंद हो। तो ये टेंशन बनाए रखना भी सुपर पावर के हित में है और वो बनाए रखेंगे। अगर यूक्रेन के पास इकोनॉमिक इतनी पावर है कि वो वेस्टर्न कंट्री से हथियार लेता रहे तो वो देते रहेंगे, वो उनकी बिक्री होती है जी। इसमें एक जो देश जो बहुत खुशी से इसको देख रहा है वो चीन है जी। उसका कोई आपस में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन वो तो चाहता है कि ना अमेरिका इतना मजबूत रहे, ना रशिया इतना मजबूत रहे और वो नंबर 1 पावर जो उसके इरादे हैं वो बन पाए। तो ये हथियार का लेना देना, तो अभी भी शायद रिपोर्ट है कि वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, जो भी रशिया की चिंता का हिस्सा है जी। तो ये तो चलता रहेगा, उन्होंने अपने फैक्ट्रियां चलानी है। अगर पूरे दुनिया में शांति आ गई तो उनकी इकोनॉमी कहां से आएगी जी। पहले मिडिल ईस्ट में ऑयल, धीरे धीरे और 15-20 साल में इलेक्ट्रिक कारें आ जाएंगी तो ऑयल की अहमियत खत्म हो जाएगी, उनको कोई दूसरी मार्केट ढूंढनी पड़ेगी। तो ये तो एक हिस्टोरिक सिलसिला है जो चलता रहेगा। बड़े महत्वपूर्ण टिप्पणी है काजन साहब की। कुल मिला के यूक्रेन को बता के कि हम आपको नाटो में शामिल कर सकते हैं, एक तनाव का वातावरण बना। तनाव के वातावरण के चलते रूस ने अपनी सेनाएं तैनात की। सेना की तैनाती हुई, यूक्रेन को अपनी सुरक्षा के लिए हथियारों की जरूरत महसूस हुई और एक हथियारों की बड़ी डील यूक्रेन के साथ में पश्चिमी देश करने के लिए तत्पर हो गए। कुल मिला के हथियारों के खेल में दुनिया तमाशा बनकर देख रही है। महत्वपूर्ण बात यह है इस पूरे विषय में, वो ये है कि सब बात अमन की करते हैं और असल व्यवहार धंधे का करते हैं। दुनिया की महाशक्तियों के ये दोहरे चरित्र इस दुनिया ने अतीत में भी देखे हैं, पर कमाल ये है कि फिर भी हम भविष्य के लिए उन्हीं की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं। ये कमाल कब खत्म होगा इसका हमें इंतजार है। लेकिन आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस आश्वासन के साथ कार्यक्रम को समाप्त कराने के लिए कि महायुद्ध के कोई आसार नहीं है, सब कुछ तमाशा है, कुछ समय में सब ठीक ठाक हो जाएगा। तो हम अब आते हैं आज के शेर पर। जो कुछ बातचीत इस कार्यक्रम में हुई उसको व्यक्त करने के लिए कमाल का शेर हमें मिला। हमारा शेर ये कहता है कि अमन हो जाएगा घड़ी भर में, असला फेंक दो समंदर में। अमन हो जाएगा घड़ी भर में, असला फेंक दो समंदर में। जंग सबके लिए तबाही है, इसका सौदा न डालना सर में। हम बड़ों को ये सोचना होगा बच्चे कैसे जिएंगे इस डर में। हम बड़ों को सोचना होगा बच्चे कैसे जिएंगे इस डर में। दीन कहता है दोस्ती रखो उनसे, रहते हो जो बराबर में।
रेहाना रूही ने जो ये कमाल का शेर कहा था वो छोटे से बच्चे को भी समझ में आता है, पर ये मुल्क को चलाने वाले लोगों की समझ में क्यों नहीं आता, जो अपने पड़ोसियों से बात तो अमन की करते हैं और व्यवहार दुश्मनों का रखते हैं। जब ये व्यवहार दोस्ती में परिणत हो जाएगा तो तय मानिए इस दुनिया से जंग का खतरा हर हाल टल जाएगा। पर क्या वो दिन आएगा? इंतजार आपको भी और हमको भी। पर इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सदा प्रणाम।